नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्नेहा क्लासेस के कॉन्स्टिट्यूशन के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। यूँ तो संविधान के सभी पार्ट्स, सभी भाग, सभी आर्टिकल्स, अनुच्छेद, सभी संशोधन, एमेंडमेंट्स, सभी सूचियाँ, शेड्यूल्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनका अपना एक विशेष महत्व है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे अपना एक खास महत्व रखते हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ संशोधन ऐसे हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनसे कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। एंड नो डाउट आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन एमंग देम, और अनुच्छेद 13 भी उनमें से एक है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू कर दिया है, तो अगर आप हेडफोन, ब्लूटूथ कुछ भी यूज़ करते हैं तो करें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संविधान से संबंधित और अनुच्छेद 13 से संबंधित काफ़ी मोटी जानकारी आपके पास होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 13 का संबंध भाग 3 से है, और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करी है, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको यह पता होगा कि अनुच्छेद भाग 3 में, पार्ट 3 में मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत डिटेल में इनका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो काफ़ी मूलभूत अधिकार हैं, और वो मुझे, आपको, सभी भारतीयों को समान रूप से समान मिले हुए हैं, और इन सब की गारंटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। संविधान से ही हमें ये अधिकार मिले हैं। आपने पढ़ाई के दौरान ये भी सुना होगा कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है और न्याय की गुहार लगा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि न्यायालय को यह शक्ति कौन देता है? तो आज आप इस संदर्भ में भी जानेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहें। अनुच्छेद 13 के 4 खंड हैं, अगर मैं कहूँ तो 4 क्लाउजेज हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से 3 क्लॉज जो है वो मूल संविधान में था, और चौथा क्लॉज जो है उसे जोड़ा गया है 24th अमेंडमेंट से, 24वें संविधान संशोधन से, मेरा ख्याल है ईयर 1971 में। तो इन 4 खंडों को अगर हम लोग समझ लें गहराई से, तो हम अनुच्छेद 13 को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला जो खंड है, जो पहला क्लॉज है, जो अनुच्छेद 13 का पहला क्लॉज है, यानी क्लॉज 1 जो है, आपने ये भी सुना होगा, कई बार सीनियर क्लासेस के एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है कि अनुच्छेद 13 संविधान की सर्वोपरिता को या सर्वोच्चता को दिखाता है या सर्वोच्चता का दावा करता है? व्याख्या कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 13 का संबंध खासकर उन विधियों से है जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ, या उन्हें कम करते हैं, उनका अल्पीकरण होता है। ऐसे विधियों के साथ ये अनुच्छेद डील करता है, और क्या कहता है इसे हम लोग समझेंगे। क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि इसका वास्तविक रूप से संबंध देश में संविधान लागू होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले देश में जो कानून थे, जो रूल्स थे, जो कस्टम्स थे, यानी रूढ़ियाँ जो थी, वो अगर अब, यानी इस तिथि के बाद जो मूल अधिकार लोगों को प्राप्त हुए, मौलिक अधिकार, अगर ये कानून और ये रूल्स, ये कस्टम्स जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों के साथ असंगत होंगी, या साफ शब्दों में कहूं तो जिस सीमा तक ये कानून, ये कस्टम्स फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचाएंगे, उन्हें छीनेंगे, उन्हें कम करेंगे, उस सीमा तक इसे शून्य समझा जाएगा। सीमा और मात्रा, ये दो शब्द कई बार प्रयोग किए जाएंगे इस आर्टिकल को समझने में, और मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उस सीमा और मात्रा का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि क्लॉज 1 का संबंध जो है वो 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून, रूल्स और कस्टम्स से है, और इसमें ये एकदम साफ लिखा हुआ है कि अगर वे भी अब प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाते हैं तो वो उस सीमा तक शून्य समझे जाएंगे जिस सीमा तक कि वो फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचा रहे हैं। क्लॉज 2 इस मामले में काफ़ी खास है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लॉज 2 में ये बात लिखी हुई है, जरा ध्यान से समझिएगा। संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 2 खंड 2 में ये बात एकदम साफ लिखी हुई है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा
जो मौलिक अधिकारों को किसी भी प्रकार से कोई चोट पहुंचाए, उन्हें छीने, उन्हें कम करे या उन्हें न्यून करे। और अगर ऐसी कोई विधि बनती है तो वो उस मात्रा तक शून्य समझी जाएगी जिस मात्रा तक कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या उसे कम करती है या उसे छीनती है या उसे किसी भी प्रकार का कोई चोट पहुंचाती है। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ राज्य किसे कहा गया है ये समझना बहुत जरूरी है। और मात्रा का जो जिस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ या संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है मात्रा या सीमा, इसका मतलब क्या होता है, इन दो शब्दों को टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये एकदम आराम से एकदम ढंग से इस बात को समझ लें कि यहाँ जो राज्य लिखा हुआ है उसका मतलब ना तो उत्तर प्रदेश है, ना तो बिहार है, ना तो महाराष्ट्र है, ना ही कोई राज्य है। इस राज्य कहने का मतलब ये है कि अगर आप राज्य की परिभाषा पढ़ना चाहते हैं तो आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 पढ़िए। उसमें राज्य की परिभाषा बहुत डिटेल में लिखी गई है और मोटा मोटा जब आप उस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि लोकल गवर्नमेंट से लेकर संसद तक का जो सिस्टम है वो पूरा राज्य कहलाता है। यानी वो पूरा मिलकर भी ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो विधि की फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचाए। और अगर बनती है तो वो उस मात्रा तक शून्य समझी जाएगी जिस मात्रा तक कि वो फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचाती है। क्लॉज 3 में जो इसका खंड 3 है इस अनुच्छेद का, उसमें क्लॉज 2 के अंदर जो विधि लिखी हुई है, जो लॉ लिखा हुआ है, उसे परिभाषित किया गया है। और उसमें एकदम साफ कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला कोई भी आदेश, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी अध्यादेश हो, ऑर्डिनेंस हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस हो, कोई भी कस्टम हो, यहां तक कि कोई बायलॉज हो, उपविधि हो कोई, ये सब, यहां तक कि कोई नोटिफिकेशन हो, ये सब, इनमें से कुछ भी जो विधि का बल रखते हैं वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। यानी ना तो ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जा सकता है, ना तो ऑर्डिनेंस, ना तो एक्ट, ना तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ना तो कस्टम, कुछ भी नहीं जो थोड़ा सा भी किसी मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाए या उसका उल्लंघन करे। और अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया कि क्या किया जा सकता है, अभी और डिटेल में बताऊंगा। इसी अनुच्छेद का भाग 4 जो है, जो क्लॉज 4 है, वो बहुत सीधा और सरल है। एक पंक्ति में आप उसे समझ सकते हैं कि उसमें संविधान संशोधन को छूट दे दी गई है। जो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, तो संविधान संशोधन अधिनियम को आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में छूट प्रदान कर दी गई है। और ऐसा 24वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, संविधान के 24वें संशोधन साल 1971 से किया गया है। अब इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसमें जो सीमा वाली बात जो मैंने कही, जो क्लॉज 2 में एकदम बहुत डिटेल में लिखी गई है, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिससे किसी भी मौलिक अधिकार को कोई चोट पहुंचता है तो होगा ये कि उस पूरे कानून को देखा जाएगा। अगर उस कानून में 5 क्लॉजेज हैं, 5 खंड हैं, तो देखा जाएगा कि कितने खंड मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचा रहे हैं या इस भाग के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भाग 3 के अंतर्गत, उसको कितनी सीमा तक उसका हनन कर रहे हैं, उसे छीन रहे हैं या उसे किसी भी प्रकार से कम कर रहे हैं। अगर ये देखा जाता है, मान लीजिए कि 2 खंड, 2 क्लॉजेज ऐसा कर रहे हैं, तो केवल उन 2 क्लॉजेज को ही हटा दिया जाएगा, बाकी के 3 रह सकते हैं। सीमा का मतलब यही होता है। मात्रा जब बोला जाता है इस अनुच्छेद में तो उसका मतलब यही है। वास्तव में अनुच्छेद 13 को कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये वो आर्टिकल है जो उच्चतम न्यायालय को एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का प्रहरी बना देता है। क्योंकि इस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय को एक शक्ति प्राप्त होती है कि वो किसी बनाए गए कानून के द्वारा, किसी बनाए गए कानून में या किसी अध्यादेश में, किसी ऑर्डर में, किसी भी प्रकार के कस्टम में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या गलत। और न्यायालय की यह शक्ति
न्यायिक पुनराविलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। इस शक्ति के तहत ये जांचा जाता है कि जो कानून बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 13 जो है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, वो ये साफ कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई कानून नहीं बन सकती जो किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट को चोट पहुंचाए, और अगर बनती है तो न्यायालय के द्वारा ऐसे कानून को उस सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा या उस सीमा तक वॉइड कर दिया जाएगा जिस सीमा तक कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। तो इसका मतलब साफ है कि ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसे जब भी हम पढ़ाई करें तो इस आर्टिकल का रिवीजन करते रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 13 को मैं आपको बहुत साफ शब्दों में समझा पाया हूँ। सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें। जय हिंद।